प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुबई। जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री ने विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर टिका। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से की बात। कहा, देश में अब होंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। पीएम मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग होनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किए गए कई बड़े फैसले। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 98% घरेलू उद्योग से की जाएगी खरीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड में जोशीमठ की रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को दी मंजूरी। रिकवरी योजना को 3 वर्षों में किया जाएगा लागू। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी आंकड़े जारी। जुलाई सितंबर अवधि में देश की विकास दर रही 7.6%। स्टार परफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दर्ज की करीब 14% बढ़ोतरी। और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। केवल टेस्ट में खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। T20 में सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। वहीं वनडे में केएल राहुल करेंगे टीम इंडिया का नेतृत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर अब दुबई पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जो जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। अपने सभ्यतागत लोकाचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए भी जलवायु कार्रवाई पर हमेशा जोर दिया है। हमारी G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु हमारी प्राथमिकता में प्रमुख रही थी। नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि COP28 इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे बढ़ाएगा। COP28 पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और जलवायु कार्रवाई पर भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए एक रास्ता तैयार करने का भी अवसर प्रदान करेगा। भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों ने समानता, जलवायु न्याय और साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ साथ अनुकूलन पर अधिक ध्यान के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता की बात कही थी। यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ समर्थन दिया जाए।
सतत विकास हासिल करने के लिए उनके पास न्याय संगत कार्बन और विकास तक पहुंच होनी चाहिए। जब जलवायु कार्रवाई की बात आती है तो भारत ने हमेशा इसे आगे बढ़ाया है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण, ऊर्जा संरक्षण, मिशन लाइफ जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां धरती माता के प्रति हमारे लोगों की प्रतिबद्धता का प्रमाण देती हैं। मैं जलवायु वित्त, ग्रीन क्रेडिट पहल और लीड आईटी सहित विशेष कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मैं दुबई में मौजूद कुछ अन्य राजनेताओं से मिलने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा के अवसर की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो जाने से पहले वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री ने। जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है और इस पर लगाम लगाना अब दुनिया के लिए एक बड़ी आवश्यकता बन गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएई के दुबई शहर में COP28 सम्मेलन होने जा रहा है। क्लीन एनर्जी के लिए क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा तेज हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं के साथ ही भारत ने COP के हर मंच से विकासशील देशों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन और अडेप्टेशन में आ रही मुश्किलों के समाधान ढूंढने पर हमेशा जोर दिया है। यही कारण है कि भारत के एजेंडे में क्लाइमेट फाइनेंस भी है। बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के आह्वान के साथ COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दुबई में 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दुबई में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप की थीम वसुदेव कुटुम्बकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कई सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में सभी देश एक साथ कैसे चले, ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा COP28 के इस सम्मेलन के लिए। इसका आउटकम किस प्रकार से निकलेगा, एक पूरा एजेंडा उसका तैयार हो जाएगा। और आखिरी दिन चूँकि 12 तारीख तक ये पूरा COP28 का सम्मेलन चलने वाला है, तो उसका एक फाइनल जो आउटकम है वो 12 तारीख को यहाँ पर रखा जाएगा। और किस प्रकार से सभी देशों के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उन पर किस प्रकार से उनको कदमताल करना है, ये भी कहा जाएगा।
इस समय पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 2022 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका लगभग 90% जीवाश्म ईंधन से आता है। सम्मेलन में जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। शिशिर सेलार के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दुबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि हम उत्सुकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई मिशन लॉन्च किए गए हैं जो दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्या कहेंगे, किस बात का ऐलान करेंगे, क्योंकि हमारी एक ख्याति बन गई है इंडिया की कि इंडिया हैज़ वॉक द टॉक। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इतने मिशन लॉन्च किए, कॉन्क्रीट आउटकम्स जो हम लाए हैं वो दुनिया आज मानती है उनको, और वो एक प्रेरणा बन चुके हैं दुनिया के लिए। हमारे लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके आपस के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1089.96 करोड़ रुपए को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ से 126.41 करोड़ रुपए और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। उत्तराखंड का जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा। और आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। प्रसन्न चित्र मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन पर COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं दुबई, जहां पे उनका स्वागत किया गया दुबई एयरपोर्ट पर। किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उस पर अपना संबोधन भी देंगे। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दुबई और काफ़ी जो उत्सुकता है वहाँ भी लोगों में है अभी कि प्रधानमंत्री जब कल संबोधित करेंगे क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यही कहा है कि कोशिश यही है कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है उससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी जो दुनिया है, जो पूरा विश्व है, कैसे कहां तक हम खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा दुबई का। जैसे हम कह रहे हैं कि COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। कल उसका पहला सेशन होगा जिसमें प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। उसके बाद जो है एक सेरेमोनियल जो हेड्स होंगे सभी स्टेट्स के, उनका दूसरा सेशन होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री उसका हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण ऐसे मीटिंग्स प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, वो भी कल होने वाली है। और साथ ही साथ कुछ बायलैटरल्स का भी जहाँ पे आयोजन किया गया है। तो ऐसे में कल का अगर शेड्यूल देखिए
तो प्रधानमंत्री काफी व्यस्त होगा। और जैसे हम कह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में जिस प्रकार से भारत ने कदम उठाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर जिस प्रकार से भारत अपनी बात काफी मुखर तरीके से रखता आया है। मसलन जिस प्रकार से एक टारगेट महत्वाकांक्षी जो है भारत सरकार ने रखा है, किस प्रकार से धीरे धीरे जो है फेज डाउन करना है कार्बन को, साथ ही साथ किस प्रकार से 2070 तक जो है नेट जीरो टारगेट जो है भारत को अचीव करना है। दूसरी ओर अगर देखा जाए किस प्रकार से जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर भारत इस वक्त ध्यान दे रहा है। सोलर अलायंस हो, बायो अलायंस, जिसके माध्यम से बाकी अन्य देशों को अपने साथ मिलाकर ग्रीन एनर्जी को किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसको किस प्रकार से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ये भी फोकस भारत दूसरी ओर कर रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हालांकि इन सभी मुद्दों के लिए एक अगर देखा जाए तो वित्त की जरूरत होती है। तो ऐसे में किस प्रकार से जो फंड होता है, खासतौर पर क्लाइमेट फंड, उसको मुहैया कराया जाए। ऐसे में इन सभी चीजों को भारत जो इस वक्त काफी क्लोज तरीके से मॉनिटर कर रहा है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के देश है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो विकासशील देश है उनके मुद्दे अगर देखे जाए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी इस वक्त अगर डिमांड देखी जाए तो वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन में सभी देशों को एक साथ अगर काम करना होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन कुछ अगर देखा जाए देशों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो कुछ देशों की अलग अगर देखा जाए तो उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इन सभी का एक खाका बनाया जाए और सभी देशों को जो है टारगेट सेट करा के उनको उस पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सभी मुद्दे हैं भारत में, इन सभी मुद्दों में अगर देखा जाए काफी इस वक्त एक्टिव है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी हो, क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो, या फिर पिछले मतलब पेरिस समझौते में जो जलवायु अकॉर्ड हुआ था उसमें जिस प्रकार से निर्णय लिया गया था, उन निर्णयों पर कौन से देश कितने हालांकि अब तक काम कर चुके हैं, इसका भी एक रिपोर्ट जो है जो कल का जो सम्मेलन है उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसे में भारत भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड देगा किस प्रकार से भारत ने काम किया है। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जिस प्रकार से टारगेट हमने रखा था खासतौर पर पेरिस एग्रीमेंट में, उसकी अगर बात करें तो वो भी भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएगा किस प्रकार से भारत ने कार्बन को कम किया गया है। साथ ही साथ जो बाकी अन्य रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की उनको किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो दी, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये भी भारत जो है अपनी बात रखेगा। तो ये सभी विषय जो होंगे COP28 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। COP28 एक ऐसा मंच है जहां पर सभी वैश्विक नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो संगठन काम करती हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए भी अगर देखा जाए ये काफी महत्वपूर्ण मंच होता है। जी, बिल्कुल। भारत की जो बात प्रधानमंत्री कल रखेंगे, तभी अगर देखा जाए दुनिया की निगाह उस पर होगी। खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ की निगाह वहां पर होगी। और इस का अगर उदाहरण हम देना चाहे तो क्योंकि हम आज पूरे दिन वहां पर थे, हमने कुछ देशों के जो प्रतिनिधि थे उनसे भी बात की, उन्होंने ये बात को सराहाया है कि जिस प्रकार से भारत ने बात उठाई है कि किस प्रकार से शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और उस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर हर किसी का एक अलग लक्ष्य तैयार हो और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश जो है हर कंट्री करे, फिर चाहे वो विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो। तो इन सभी मुद्दों पर जो है एक खाका बनाया जाएगा। हालांकि भारत की अगर बात करें खासतौर पर, तो भारत इन सभी मुद्दों पर, चाहे फिर फॉरेस्टेशन की हम बात करें, जिस प्रकार से फॉरेस्ट का इलाका हमने जिस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया है, हालांकि उसको संरक्षित भी हम कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, वो एक प्रमुख माध्यम होगा। वेटलैंड का इश्यू होता है भारत में, जो एक बड़ा सी कोस्ट भारत को मिला है, तकरीबन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वर्ग का इलाका है, वहां पर भी भारत इस प्रकार से काम कर रहा है। तो इन मुद्दों को हालांकि भारत जरूर सामने रखेगा और आने वाले समय में किस प्रकार से भारत का एक मार्गक्रमण होगा अपनी दिशा में, खासतौर पर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, इसके बारे में भी जो है बातचीत की जाएगी। ये भारत की बात है, लेकिन भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि बाकी जो अन्य देश है, खासतौर विकसित देश है, वो भी अपना एक रोड मैप सामने रखे, किस प्रकार से वो भी पूरा टारगेट अचीव करेंगे। क्योंकि साझा प्रयास करना काफी जरूरी है, किसी एक देश की ये हाथ में नहीं है, किसी एक तो अगर बात करें किसी विकसित देशों के हाथ में नहीं है, देखिए विकासशील देशों को भी साथ में लाने की जरूरत होगी। किस प्रकार से समान न्याय दिया जाए, इक्वल जस्टिस होगा, इस पर भी जो है एक बड़ा मुद्दा, हालांकि अनेक मंचों पर जो है ये बात होती आई है कि किस प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस हो, सबको समान संधि मिल जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
तो ये मुद्दे जो है भारत अलग अलग मंचों पर रखता आया है। हालांकि भारत के जो पर्यावरण मंत्री थे वो इस वक्त जी शिशिर, और ऐसे में जो अलग अलग उदाहरण अब पूरे विश्व के सामने हैं भारत के, जब कल प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे तो जाहिर तौर पर कई तरह की जो योजनाएं हैं हमारे देश में चल रही हैं। मिशन लाइफ की भी अगर बात की जाए, किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, ना सिर्फ पर्यावरण के लिए और बल्कि जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसको देखते हुए, तो शायद कई ऐसे देश हैं जो कि उदाहरण के तौर पर शायद इस तरह की योजनाओं को अपने देशों में भी शायद क्रियान्वित करना चाहेंगे। बिल्कुल, मिशन लाइफ का एक उत्तम उदाहरण शायद दुनिया के सामने होगा कि मिशन फॉर लाइफ किस प्रकार से, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल किस प्रकार से होगी। हालांकि भारत की अगर संस्कृति हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये पहले से ही है कि जितनी जरूरत है बस उतना ही इस्तेमाल जो है करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं सीख बचपन से दी जाती है। खासतौर पर फिर हम भारत के किसानों की बात करें या फिर भारत के लोगों की बात करें तो ये अगर देखा जाए तो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का उत्तम उदाहरण होगा। जो जिस चीजों की जरूरत नहीं है शायद उसका इस्तेमाल अगर वर्जित करे तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी होगा। जाहिर सी बात है, हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचा पाएंगे। इसके जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी पर्यावरण पर नहीं होंगे। तो ऐसे में जब मिशन लाइफ की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की थी तो ये भी विचार मन में था कि किस प्रकार से भारत अब तक अगर देखा जाए कि अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता आया है और आने वाले समय में इस मिशन के जरिए जो है और लोगों को प्रबोधन करने की जरूरत है कि वो भी इस प्रकार की लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करे। जिसका फायदा व्यक्तिगत रूप में जरूर होगा, लेकिन अगर बात करें देश में खासतौर पर पर्यावरण के लिहाज से तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। ये उत्तम उदाहरण होगा इस पूरे इसमें। जी बिल्कुल शिशिर, और जैसा कि आपने कहा कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो काफ़ी अहम, भारत के एजेंडे में भी ये शामिल है। लेकिन आज जिस तरीके से जब आगाज़ हुआ COP28 का और वहाँ पे जलवायु आपदा कोष की जो बात कही गई, तो क्या माना जाए कि अब जो समाधान है वो इस वर्ष इस COP28 में मिल सकता है? देखिए, $4 ट्रिलियन का लक्ष्य अगर देखा जाए, लक्ष्य या कहे टारगेट रखा जाए कि जिसके कोष के हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आज दुबई में है तो ऐसे में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके द्वारा भी जो आज एक प्रेस वार्ता संबोधित की गई थी, उनमें 3 चीजों का जिक्र किया गया था कि प्रधानमंत्री जब COP28 में हिस्सा लेंगे तो जो मेन इवेंट है उसके अलावा 3 जी फिलहाल हमारे साथ शिशिर जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे COP28 आयोजित हो रहा है, उसमें तमाम वो मुद्दे हैं जिनको शामिल किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुँच गए हैं, गर्मजोशी के साथ उनका एयरपोर्ट पे यहाँ स्वागत किया गया। कल अलग अलग कार्यक्रम हैं, 3 मुख्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री वहाँ पर भाग लेंगे, संबोधन अपना देंगे। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए ऐसे में जो क्लाइमेट फाइनेंस की हम बात करें जो कि भारत के एजेंडे में शामिल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जाने से पहले प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि एक अहम मुद्दा रहा है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ पूरी कोशिश यही है कि एक समाधान जो है वो मिल सके, जो सहमति है वो जता सकें, क्योंकि कई सारे जो देश हैं वो इस दौरान यहाँ शामिल हो रहे हैं COP28 में, और सभी की एक साथ सहमति आना वो एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबको उम्मीद यही है कि जो आम सहमति है वो बन पाएगी, और उसके साथ साथ पूरा जो विश्व है, पूरी दुनिया जो है, इस जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने के लिए एक बेहतर समाधान जो है वो निकाल सकती है। हमारे देश की अगर बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए, लगातार अलग अलग स्तर पर जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा दक्षता की बात की जाए, वनीकरण की बात की जाए, या जैसे कि हम बात कर रहे थे शिशिर से कि जो मिशन लाइफ है, यानी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे अपनी दिनचर्या में, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक नागरिक के साथ जो हमारा जिस तरह की जलवायु है, जो पर्यावरण है, ये जुड़ा हुआ है, तो हर एक व्यक्ति को अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसमें बदलाव ला सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, और अभी फिलहाल COP28 की अगर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हैं वो किस तरीके से फलीभूत हो सकते हैं। और ख़ासतौर से पेरिस समझौते की अगर बात की जाए, जिसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो एक वैश्विक तापमान है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसमें उसको बढ़ने से हम रोक पाएंगे, क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो हम देख पा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कृषि की बात की जाए या और भी जो तमाम क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए, लगातार इसका जो प्रभाव है वो अब नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता यही कि जो वास्तविकता है,
जलवायु परिवर्तन की, इस पर किस तरह का ठोस जो समाधान है वो अब निकलना चाहिए। और उसी के लिए COP28 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से यहाँ पे अगर जलवायु आपदा कोष की अगर बात की जाए जो कि प्रस्तावित है, COP27 जो कि पिछले साल हुआ था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इस वर्ष यानी COP28 में माना जा रहा है कि यहाँ पे जो समाधान है वो ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी अहम हो जाता है। ना सिर्फ जो विकसित देश हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ही, इसके साथ साथ जो विकासशील देश हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और उसी को हम कह सकते हैं कि एक आम सहमति जो है वो बनते हुए नज़र आ सकती है, जिसके ज़रिए एक समाधान जो है जलवायु परिवर्तन का निकल के आ सकेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।